चलिए पहली कविता हमारी आत्म परिचय। तो इसमें हम कविता पढ़ते हैं, कविता की लाइनें ध्यान में रखना संदर्भ प्रसंग और व्याख्या के लिए। यदि मान लिया जाए कि इसी में से कोई लाइन आती है तो हमें पहचान में आ जाए कि आत्म परिचय से ली गई है और इसके जो कवि हैं वो हरिवंश राय बच्चन है। तो एक बार कविता पढ़ के देखते हैं और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस कविता से बन सकते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेते हैं। ठीक है, देखना क्या लिखा है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कौन कह रहे हैं? हरिवंश राय बच्चन। कर दिया किसी ने झंकृत छू को, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। मतलब उनके जीवन में वो भार लिए फिरते हैं जीवन का। कई सारी पुरानी यादें हैं उनको जो उनको सताती है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहते हैं अपने जीवन में। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मतलब मैं बड़ा प्रेम किया करता हूं। स्नेह सुरा मतलब यहाँ पे प्रेम है। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं, मैं जग का ध्यान नहीं करता हूं। जग क्या कहता है, क्या मेरे बारे में सोचता है, मैं उसके बारे में परवाह नहीं करता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। मतलब जग जो चापलूसी करते उनका ज्यादा ज्ञान करते है ना, जग उनके बारे में ज्यादा बात करता है। जो लोग चापलूसी करते हैं ना उनके बारे में ज्यादा करते हैं, लेकिन वो किसी की चापलूसी नहीं करते, वो तो अपने मन का गान किया करते हैं। जो उनको अच्छा लगता है वो उनके जीवन में वो करते हैं। मैं निज उर उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। हे यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। कई सारे सपने उनके मन के अंदर है जो उसके सहारे वो जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। उनके जीवन में कई सारे सुख और दुख आते हैं, लेकिन वो स्थिर रहते हैं उस सुख और दुख में। जग भाव सागर तैरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। दुनिया अलग अलग तरीके ढूंढती है खुश रहने के लिए, लेकिन वो अपने जीवन में हमेशा आनंदित रहते हैं उनके काम में ही। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। मतलब उनमें भी कई सारी दुख निराशाएं आ जाते हैं कभी कभी उनके जीवन में। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर है हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। उनके जीवन की भी पुरानी यादें हैं, कई सारी पुरानी ऐसी यादें जो उनको सताती है। अब हो सकता है उनकी पत्नी की यादें हो, उनकी प्रेमिका की यादें हो जो उनको सताती है यादें, ठीक है ना। तो उन यादों के सहारे भी वो आगे बढ़ते हैं और वो अपने जीवन में खुश रहते हैं। चलिए अगली लाइन है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। मतलब समाज में दोनों प्रकार के लोग हैं, नादान भी है और दाना मतलब समझदार लोग भी है, दोनों प्रकार के समाज में है। फिर मूड क्या जग है ना, फिर मूड ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। जो उनके जीवन में जो तकलीफ देती यादें, जो पुरानी यादें हैं, वो उसको भी वो भुलाना चाह रहे हैं। मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं रोज नए नए जग मिटाता, मतलब वो पुरानी यादों को मिटाते और नए नए कार्य करते। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। मतलब इस दुनिया में सारे लोग जो है वो लालच के पीछे, वैभव के पीछे, धन के पीछे भागते हैं, लेकिन वो इस धन की कामना नहीं करते जो हमें दुख देते हैं, जो समाज के हित में ना हो। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, मैं गला हुआ मेरा भरा है फिर भी उसमें राग लिए फिरता हूं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, मेरी जो वाणी है वो शीतल है लेकिन उसके अंदर आग है, विद्रोह की आग है। हो जिस पर भूपो का प्रसाद निछावर, वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। जो कोई किसी को है ना, किसी चीज को अगर कोई नहीं अपनाता तो मैं उसको अपनाता। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, है ना। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक्चुअली क्यों मुझे वो अपनी तारीफ नहीं करवाना चाहते हैं और ना ही वो चाहे कि लोग उनको अपनाए या लोग उनकी तारीफ करें, उनके बारे में बहुत सारे शब्द कहे, है ना। वो अपने आप में मग्न रहते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निषेध लिए फिरता हूं। जिसको सुनकर जग झूम उठे, झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। मैं हमेशा मस्त रहा करता हूं, ठीक है ना। एक छोटी सी कविता यहाँ पे दी है, एक गीत। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब जैसे पक्षी जब अपने घोंसले से बाहर जाता है तो उसके जो बच्चे हैं वो राह देखते हैं कि कब उनके जो पक्षी के बच्चे राह देखते हैं कि कब उनके माता पिता जो है वो वापस घोंसले के अंदर आएंगे। तो एक छोटी सी कविता है। हो जाए पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है।
बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा में मतलब प्रतीक्षा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, नीडे मतलब घोंसलों से झांक रहे होंगे, जो पक्षियों के घोंसले हैं। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता, कितने चंचलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कहने का माध्यम यहाँ पे है कि कवि बता रहे हैं कि हमारे जीवन में जो समय है वो जल्दी से तेजी से निकलता जाता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, मुझसे कौन मिलना चाहता है, मैं किसका हित कर सकता हूं, है ना। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, तो ये कहीं ना कहीं उनमें एक निराशा का भाव लाता है कि मुझे कौन चाहता है, मेरी कौन तारीफ करना चाहता है। भरता उनमें विहलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब हमारे जो संदर्भ प्रसंग के लिए अगर लाइन आएगी तो उसमें से आने के चांसेस हमारे ज्यादा है आत्म परिचय में से ना। तो एक बार ध्यान रखना कि कौन सी लाइन है, ठीक है ना। लाइन ध्यान में रखना कि अगर कोई लाइन आती है तो हम उसको पहचान लें कि ये आत्म परिचय से है और इसके जो कवि है वो हरिवंश राय बच्चन है। फिर इसके जो क्वेश्चन और आंसर देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन और आंसर भी हम व्याख्या में मिक्स कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। इस कविता से इस साल के लिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न, केवल उन्हीं को पढ़ना है, ठीक है ना। पहला प्रश्न है, कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। भाई एक तरफ तो कवि क्या कह रहा है कि मैं पूरे जग जीवन का ध्यान भार लिए फिरता हूं, है ना, जग जीवन का भार मतलब सबका भार लिए फिरता हूं, और दूसरी ओर कह रहा है कि मैं किसी का भी ध्यान नहीं करता हूं। तो ये दोनों आपस में विपरीत हो गए कि भाई पूरे जग का भार भी लिए फिरता है और किसी का ध्यान भी नहीं करता, तो ये कैसे, है ना। तो दोनों विपरीत से लगने वाले इन कथनों का क्या आशय है। कवि के अनुसार जीवन का आशय जगत है, जीवन का भार लिए फिरता है मतलब वो जगत का भार लिए फिरता है, अर्थात वह संसार रूपी जीवन का भार लिए फिरता है, वो संसार का भार लिए फिरता है, लोगों के सुख दुख में काम में आता है, उनके सुख दुख को वो अपनाता है। इसका आशय यह है कि कवि ने अपने जीवन को जगत का भार माना है, उसके जीवन को ही जगत का भार मान लिया। इस भार को, है ना, इस भार को वह स्वयं वहन करता है, इस भार को वह स्वयं वहन करता है, वह अपने जीवन के प्रति लापरवाह नहीं है, वह संसार की बातों की ओर ध्यान नहीं देता कि संसार उसके बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है। उसे इस बात से कोई लेना मतलब नहीं है कि संसार में रहने वाले लोग क्या कहते हैं उसके बारे में, क्या करते हैं उसके लिए, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने अपनी कविता में कहा है, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है कि दुनिया वाले मेरे बारे में क्या सोचे, मैं अपने आप में आनंदित रहता हूं और मैं इस समाज के लिए काम करते जाता हूं। अर्थात संसार से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अपने आप में ही आनंदित रहता हूं, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन इसमें है, शीतल वाणी में आग होने से क्या अभिप्राय है, इंपॉर्टेंट है ना। शीतल का अर्थ होता है ठंडा या, और आग का अर्थ होता है गर्म। भाई शीतल मतलब ठंडा, आग का मतलब होता है गर्म। कवि ने विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है क्योंकि आपस में विरोधाभास है कि शीतल ठंडा है और आग की वाणी उसकी शीतल है, लेकिन फिर भी आग लिए फिरता है। तो वाणी अगर शीतल है तो उसमें आग कैसे हो सकती है, तो फिर ये क्या हो गया, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग करते हुए यह कहा है कि भले ही मेरी वाणी शीतल है परंतु इसमें विद्रोह की आग छुपी हुई है, कि समाज में जो भी बुराइयां मैं देखता हूं उसके लिए मैं विद्रोह करना चाहता हूं, तो विद्रोह की आग उसमें छुपी हुई है। बच्चे किस आशा में नीडों से झांक रहे होंगे, तो देखना, पंक्षियों के बच्चे इस आशा में नीडों से झांक रहे होंगे कि कब उनके माता पिता उनके लिए भोजन लेकर आएंगे, इस आशा में वो झांक रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये 3 क्वेश्चन हमें इस कविता से करना है जो इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। चलिए अगली कविता है पतंग, ठीक है ना, दूसरी कविता ये। अब इसकी लाइनें ध्यान में रखना संदर्भ प्रसंग और व्याख्या के लिए कि कहां से ली गई है। अगर इसमें से कोई लाइन आती है तो कहां से ली गई है, पतंग से ली गई है। और इसके कवि कौन है, आलोक धनवा, ठीक है ना। देखना, सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। अब सावन भादो बारिश के बाद का समय बता रहा है यहाँ पे, सावन भादो मतलब बारिश के बाद। खरगोश की आंखें जैसा लाल सवेरा शरद आया पुलों को पार करते हुए, कि जब बारिश के बाद में सूर्य उगता है तो वो बड़ा चमकदार उगता है, क्योंकि बारिश में तो बादल होते हैं, तो बादल के बाद जो सूर्य आता है वो बड़ा चमकदार रहता है। तो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा आया, शरद आया पुलों को पार करते हुए, एक्चुअली काल्पनिक है ना, और ये कहीं ना कहीं चीजों को मानवीकरण बता रहा है कि शरद आया पुलों को पार करते हुए मतलब शरद ऋतु आई, पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को,
कि भाई शरद ऋतु आती है, फिर बारिश के बाद कहीं ना कहीं अक्टूबर नवंबर से बच्चे जो है पतंग उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, तो शरद ऋतु वो बच्चों को बुलाती है पतंग उड़ाने के लिए। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, क्योंकि जैसे ही बारिश के बाद सूर्य उगना स्टार्ट होता है, मतलब सूर्य आना स्टार्ट होता है, क्योंकि बारिश में तो बादलों के कारण सूर्य दिखता नहीं है, तो जैसे ही सूर्य दिखता है या जो रोशनी आती है या धूप आती है, तो उसमें जो नमी होती है वो नमी सूख जाती है, तो फिर क्या हो जाता है, वो मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर तक उड़ सके, कि फिर किसी प्रकार के कोई ओस या बारिश ना रहे तो पतंग ऊपर तक जा सके, दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, कि सारे बच्चे बड़े प्रसन्न हो जाए और वो उस आनंदित हो जाए पतंग उड़ाने में। जन्म से ही वे लाते हैं अपने साथ कपास। भाई बच्चे जब जन्म होता है तो भाई कपास की तरह मुलायम होता है बच्चा, या फिर इनोसेंट होता है, बहुत ही निर्दोष मासूम होता है, तो जन्म से ही वो लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती उनके बेचैन पैरों के पास। पृथ्वी भी बच्चों को प्यार करती है कि बच्चे उसके ऊपर दौड़े, उसके ऊपर खेले। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नर्म बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, कि जब वो पतंग उड़ाते हैं तो चारों दिशाओं में वो पतंग को उड़ाते हैं जैसे उनने एक मृदंग बना लिया हो। जब वे पेग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, है ना, छतों के खतरनाक किनारों पे वो जब उड़ाते हैं उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत, कि जब वो उत्साहित होते हैं तो वो छतों के किनारे पर जब उड़ाते हैं तो वो भी फिर भी उसमें पूरा उनको ध्यान रहता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे, कि पतंग उनको संभाल लेती है, उनको गिरने नहीं देती। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं वो भी पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हैं, अपने रंध्रों के सहारे, अपने विचारों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, मान लिया जाए कि कभी वो गिर जाते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, है ना, तो फिर वो और निडर हो जाते हैं, और बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर पतंग उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और धरती जो है वो उनके बेचैन पैरों के पास आती है, मतलब धरती जो है वो बच्चों को प्यार करती है कि बच्चे जो है वो धरती के ऊपर दौड़े, उनके ऊपर खेले। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कविता पतंग। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। भाई कवि ने कपास का उपयोग किया है कविता में, तो आखिर कपास का क्या उपयोग है, या क्या किस बात पर कपास का उपयोग इसमें किया है कविता में। कपास व बच्चों के बीच एक अलग प्रकार का संबंध है। कपास की प्रकृति जिस प्रकार से कोमल एवं निर्मल होती है, उसी प्रकार से बच्चे भी कपास की भांति कोमल होते हैं। भाई जिस प्रकार से कपास कोमल निर्मल होता है ना, उसी प्रकार से बच्चे भी कोमल और निर्मल होते हैं। कपास की तरह बच्चों के साफ स्वच्छ मन में भी कोई मेल नहीं होता, तो इसका मतलब यहाँ पे इसलिए बच्चों को कपास के समान बताया गया है। पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ने से क्या संबंध बनता है, कि वो पतंग के साथ साथ वो भी उड़ रहे हैं, तो क्या संबंध बनता है, तो पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं का प्रतीक है ना, बच्चों की कोमल भावनाओं का प्रतीक है, इसलिए पतंग के साथ बच्चों का अटूट संबंध है। पतंग उड़ाते समय वे अत्यधिक उत्साहित हो जाते हैं, बड़े उत्साहित रहते हैं जब वो पतंग उड़ाते हैं, तो उनकी नजरें केवल आकाश पर टिकी होती है, उन्हें कोई ध्यान नहीं रहता कि वो कहाँ खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, केवल आकाश की तरफ उनका ध्यान रहता है। उनकी इतनी एकाग्रता को देखते हुए ऐसा लगता है मानो वे भी उड़ रहे हैं, उड़कर आकाश को छू लेंगे, इतना एकाग्र वो पतंग उड़ाने में हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये दो क्वेश्चन इसमें से आईएमपी इस साल के लिए बन सकते हैं, दो क्वेश्चन आप अच्छे से कर लें। अगली कविता है कविता के बहाने। कवि कौन है, कुंवर नारायण। कुंवर नारायण के द्वारा लिखी गई कविता के बहाने। चलो पढ़ते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। भाई यहाँ पे एक्चुअली तुलना की जा रही है कि जिस प्रकार से चिड़िया उड़ती है आकाश में, उसी प्रकार से कविता भी उड़ती है। अब कविता किस प्रकार से उड़ती है कि वो अनेक पाठकों तक जाती है, ठीक है ना, तो एक तरह से उसका उड़ना बता दिया। तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कि कविता जो उड़ती हो तो चिड़िया, उसके बारे में चिड़िया को पता नहीं कि उड़ान उसकी भी होती है, चिड़िया उसके बारे में अंदाजा नहीं लगा नहीं सकती कि किस प्रकार से कविता भी उड़ती है। बाहर भीतर इस घर उस घर,
कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। भाई कविता के भी पंख लगाकर कविता भी उड़ती है, अनेक पाठकों तक जाती है, दूर दूर तक पहुंचती है वो, तो इसके बारे में जो चिड़िया है वो क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। जिस प्रकार से एक फूल खिलता है उस प्रकार से कविता भी खिलती है। किस प्रकार से खिलती है कि वो जो जिस प्रकार से कवि उसमें शब्दों का उपयोग करता है, जिस प्रकार से अनेक पाठक उसको पढ़ते हैं, है ना, तो इस प्रकार से वो खिलती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, हर एक घर जाती है वो कविता, उसमें कोई भेदभाव नहीं है किसी प्रकार का, कोई है ना कि कहाँ जाना उसको, धर्म जाति इसके बारे में कोई भेदभाव नहीं होता। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। भाई फूल तो मुरझा जाता है तोड़ने के बाद, लेकिन जो कविता है वो कभी नहीं मुरझाती, वो हमेशा सुगंधित रहती है। कविताएं खेले बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर। जैसे बच्चे जो रहते हैं वो किसी का भेदभाव नहीं करते, वो हमारे जहां पे दुश्मनी रहती है वहां भी चले जाते हैं। तो इसी प्रकार जो कविता है वो किसी से भेदभाव नहीं करती, वो सारे पाठकों के पास जाती है, वो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। जैसे बच्चा हर घर चला जाता, उसको कोई भेदभाव नहीं होता, उसी प्रकार कविता भी हर पाठक के पास पहुंचती है। ठीक है ना, ये छोटी सी कविता है। अब इसके आगे एक और यहाँ पे कुंवर नारायण ने लिखी है, बात सीधी थी पर। अब इसमें एक्चुअली इसकी थीम इस प्रकार से, कई बार बात सीधी कहना चाहता है कवि, लेकिन शब्दों के चक्कर में उसको बहुत ही उलझा देता है। कोई उच्च लेवल के शब्द जो है वो उपयोग करता है तो उस कविता को उलझा देता है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, कि बात तो सीधी कहना चाह रहा था लेकिन भाषा के चक्कर में वो टेढ़ी फंस गई, कि वो उसने इतने हाई लेवल वर्ड्स यूज कर लिए, इसने कठिन वर्ड यूज कर लिए कि वो भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, कि बात या तो बने या फिर भाषा के बाहर आ जाए। अब पहले तो उसने कठिन शब्दों का उपयोग कर लिया, लेकिन फिर कवि सोचता है कि चलो इसको और सरल बनाओ, लेकिन सरल बनाने के है ना, सरल बनाने के चक्कर में उसने बात को और भी ज्यादा घुमा दिया, और फिर वो सोचना कि या तो बात बन जाए इस सरल शब्दों से या फिर वो कविता रहे ही ना, बात बाहर आ जाए भाषा से। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई, कि और बिगड़ती गई, वो कविता और ज्यादा कठिन होती गई। सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना में पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। जैसे हम स्क्रू कसते हैं ना, तो उसको खोलना चाहिए था कि उसको थोड़ा सा और सरल बनाए, पर उसको पेज को वो कसता जा रहा था और कठिन बनाता जा रहा था। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। कवि को ऐसा लग रहा था कि मैं जितने कठिन शब्दों का उपयोग करूंगा तो हो सकता है कि मुझे वाहवाह ही मिले, इसमें लोग मेरी तारीफ करें। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। कि आखिर मेरे जोर जबरदस्ती से कठिन कठिन शब्दों का उपयोग किया और जो बात मैं कहना चाह रहा था उस बात का कोई अर्थ ही नहीं निकला, तो बात की चूड़ी मर गई। अब चूड़ी मर गई, जैसे स्क्रू होता है ना, स्क्रू को हम कसते जाओ बहुत टाइट कर दो उसको, तो फिर क्या होता है, वो स्क्रू स्लिप हो जाता है, मतलब उसकी जो चूड़ी वो मर जाती है फिर। तो इसी प्रकार भाषा का कोई मतलब ही नहीं रहा उसका, और वह भाषा के बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। तो जैसे उस स्क्रू को वही ठोक देते हैं, तो अंदर से तो उसमें कोई कसाव नहीं रहता, बस वो दिखता है केवल, है ना। तो देखना, ऊपर से ठीक ठाक, भाई ऊपर से तो वो अच्छी दिख रही थी, कविता जैसी दिख रही थी, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था न ताकत थी, उस स्क्रू की तरह। कि स्क्रू ऊपर से तो दिखता है कि बड़ा पूरा कसा हुआ है, लेकिन अंदर से बहुत ही ढीला दिखता है वो। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। तो मुझे कहा गया, मतलब कवि को कहा गया कि तुम चाहते तो भाषा को सहूलियत से बरत सकते थे, मतलब तुम चाहते तो इस कविता को और भी सरल तरीके से लिख सकते थे, ताकि हर एक पाठक इस कविता को आसानी से समझ सके। पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताए कि सब घर एक कर देने के क्या मायने क्या है। भाई कविता सब घर एक कर देती है, वो कोई भेदभाव नहीं करती, वो सारे पाठकों के पास जाती है, तो इसका क्या मतलब है। बच्चे खेल खेल में अपने पराये का भेद भूल जाते हैं। भाई कौन अपना है, कौन पराया है, कौन दुश्मन है, बच्चे इसके बारे में नहीं सोचते, है ना, इसका भेद भूल जाते हैं। वे एक जगह से दूसरी जगह बिना विचारे दौड़ते रहते हैं, वो हर घर चले जाते हैं बिना विचारे। उन्हें किसी के रोक टोक की चिंता नहीं रहती कि कोई मुझे मना कर देगा या कुछ कह देगा, इसकी उन्हें चिंता नहीं रहती। उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है,
उसका क्षेत्र व्यापक है। भाई बच्चे यहाँ से वहां जाते रहते, एक घर से दूसरे घर जाते रहते, इसी प्रकार कविता भी एक व्यापक है ना, व्यापक होता है उसका क्षेत्र। शब्दों का खेल है, कलम को किसी के बंधन में बांध नहीं जा सका या बांधा नहीं जा सका, है ना। वो कविता जो लिखी गई है कवि के द्वारा वो कहीं भी जा सकती है, किसी भी श्रोत पाठक के पास जा सकती है, उसमें धर्म जाति इसी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं होता, ठीक है। अगला है उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है। भाई कविता में बताया कि उड़ने और खिलने, तो इससे कविता में क्या क्या संबंध है। पक्षी की उड़ान और कवि की कल्पना की उड़ान दोनों दूर तक जाती है। भाई पक्षी उड़ता है आकाश में, दूर तक जाता है, कवि कल्पना करता है तो ही लिखता है, पहले कल्पना करता है फिर वो कविता लिखता है, तो उसकी जो कल्पना की उड़ान है वो भी दूर तक जाती है। महासागरों की कल्पना करता है वो, तो महासागर तक उसकी कल्पनाएं जाती है। पक्षी की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता में कवि की कल्पना की उड़ान असीमित होती है। भाई कवि तो अनंत तक सोच सकता है, महासागर के भी उस पार तक सोच सकता है वो, है ना, तो उसकी जो कल्पना की जो उड़ान है वो असीमित है। जिस प्रकार फूल खिलकर अपने सुगंध और सौंदर्य से लोगों को आनंद प्रदान करता है, इस प्रकार कविता भी हमेशा पाठकों में नवीन स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार करती है, ठीक है ना। कविता भी नवीन संचारों उनमें स्फूर्ति लाती है। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन कई बार आया है पहले। भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय यह है कि हमें भाषा का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। भाई हम भाषा का जब भी प्रयोग करें, हम लिखें तो सोच समझकर हमें भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हमें दिखावे के लिए कठिन शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि केवल दिखावे के लिए हम कठिन कठिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं और जो पाठक है वो उसको समझ ही नहीं पा रहा है जो हमने लिखा। हमें हमेशा व्यवहारिक भाषा में अपनी बात को कहना चाहिए जिससे लोग हमारी बात को आसानी से समझ सके, ठीक है। तो ये हमारी कविता थी, कविता के बहाने। अगली कविता है हमारे कैमरे में बंद अपाइस, किसके द्वारा लिखी गई है, रघुवीर सहाय के द्वारा लिखी गई है। देखना क्या है इसमें, देखो कैमरे में बंद अपाइस। अगर पूरी कविता की हम थीम की बात करें तो कई बार जो मीडिया कर्मी हैं या कई बार जो हमारे एंकर्स होते हैं वो एक ऐसे व्यक्ति को दर्शकों के सामने पेश किया जाता है या ऐसा प्रोग्राम दिखाया जाता है जिससे उस व्यक्ति को देखकर दर्शक जो है वो रोने लगते हैं या बड़े भावुक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए जो न्यूज चैनल वाले हैं जो अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को लाएंगे जिसको देखकर लोग भावुक हो जाते हैं और उस प्रोग्राम को देखना पसंद करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे, जो दुर्बल व्यक्ति रहेगा उसको हम कैमरे के सामने लाएंगे और दर्शकों को दिखाएंगे एक बंद कमरे में। मतलब ये कौन कह रहा है, एक न्यूज एंकर कह रहा है, जो न्यूज एंकर जो कैमरे पर लाता है दूरदर्शन पर। हालांकि यहाँ तो दूरदर्शन पहले के जमाने में दूरदर्शन ही चलता था, तो यहाँ पे लिखा है दूरदर्शन पर उसको लाएंगे, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाइज है, और उससे कई प्रकार से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें दर्शकों को बड़ा आनंद आए या फिर दर्शक आगे जाकर बड़े भावुक हो जाए, उसके प्रति दया दिखाने लगे, तो ऐसे उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उससे पूछेंगे क्या आप एक अपाइज है, तो आपको आप क्यों अपाइज है, ऐसे उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप अपाइज क्यों हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, अब दुख ही देता उसको, तो उससे यह भी पूछा जाएगा कि आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है, कैमरा दिखाओ बड़ा बड़ा, इसे बहुत ही बड़ा दिखाओ ताकि दर्शक इसको देखे भावुक हो जाए, रोने लग जाए कई सारे दर्शक, तो ऐसा करो ताकि हमारी टीआरपी बढ़ जाए, हमारे दर्शक ज्यादा से ज्यादा बढ़े। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा वो व्यक्ति, बता नहीं पाएगा और आगे जाकर वो रोने लग जाएगा। सोचिए बताइए, उससे जोर जबरदस्ती से उससे फोर्स किया जाता है कि आपका दुख बताइए कि आपको अपाहिज होना कैसा लगता है, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है, वह खुद इशारों से बताएंगे कि क्या ऐसा लगता है, आपको अपाहिज होना क्या ऐसा लगता है, आपको दुख देता है, आपको तकलीफ होती है। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे, कैमरे के सामने वाला अवसर खो देंगे कि आप फिर बता नहीं पाएंगे, कभी दुनिया को नहीं बता पाएंगे आप अपाहिज होना आपको कैसा लगता है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते जो कार्यक्रम है उसको बड़ा रोचक बनाया जाता है, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, जो एंकर रहता है उसको पूछ पूछ कर रुला देता है, आखिर उसको रोना आ जाता है, वो भावुक हो जाता है, अपनी पास्ट की बातों को याद करके वो भावुक हो जाता है कि मैं जो अपाहिज हूं, आखिर मेरा जीवन कितना कष्ट में है। इतना इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, मतलब दर्शक भी इंतजार करता है कि अब ये रोने वाला है।
यह प्रश्न पूछ है ना, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। जब वो रोने लगेगा तो उसके आंसुओं को पर्दे पर दिखाया जाएगा ताकि लोग भी भावुक हो जाए उसको देखकर। बहुत बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, कि जिस प्रकार से वो बोलता है या फिर जो कसमसाहट रहती है वो भी उसको दिखाई जाएगी दर्शकों को, ताकि दर्शक बड़े गौर से देखें और दर्शकों को, कुछ लोगों को इसमें बड़ा इंटरेस्ट आएगा और कुछ लोग बड़े भावुक होकर रोने लग जाएंगे। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, एक और कोशिश, उसको रुलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, मतलब एंकर चाह रहा है कि दोनों एक साथ रो दे। ये जो अपंग व्यक्ति हम लाए हैं यहाँ पर, ये भी रो दे और इसके साथ दर्शक भी रो दे, दोनों को एक साथ रुलाना चाहता है वो, ताकि अपनी टीआरपी और ज्यादा बढ़ा सके। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। उसको बार बार फोर्स किया जाता है कि अब तुम से नहीं हो रहा, तुम बता ही नहीं पा रहे हो, तुम्हारा दुख ही नहीं बता पा रहे हो, तुम्हारा दुख क्या है। पर्दे पर वक्त की कीमत है, पर्दे पर यहाँ पे केवल ये आधे घंटे का, 1 घंटे का ये प्रोग्राम है, उसके बाद तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। अब मुस्कुराएंगे हम, अब मुस्कुराएंगे वो, क्योंकि उनको टीआरपी मिल चुकी है, उनको दर्शक मिल चुके हैं। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी कसर बाकी रह गई, मतलब उसको थोड़ा सा और ज्यादा रुलाना ही रह गया। ये एक्चुअली यहाँ पे रघुवीर सहाय के द्वारा एक व्यंग किया गया है। जो टीवी एंकर्स जो रहते हैं वो किसी की भावनाओं का खिलवाड़ करके, है ना, दूसरों की भावनाओं का खिलवाड़ करके जो अपनी टीआरपी बटोरते हैं, उन पर एक व्यंग किया गया है ये रघुवीर सहाय के द्वारा। इस कविता के पहला क्वेश्चन, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, समझाइए। भाई क्या कह रहा है, कैमरे में बंद अपाहिज, ये कविता है, करुणा के मुखौटों में छिपी। अब जैसे मान लिया जाए कि जो एंकर रहता है वो तो बड़ा करुणा में दिखता है कि वो बड़ा दया दिखा रहा है इसके ऊपर, लेकिन अंदर तो क्या चाहता है वो, अंदर तो उसकी टीआरपी लाना चाहता है वो चैनल पर। तो कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता की कविता है, समझाइए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में एक असहाय अपाहिज से साक्षात्कार किया गया है। भाई अपाहिज से साक्षात्कार किया गया है और उसके प्रति संवेदनशीलता एवं करुणा की भावना को प्रस्तुत किया है। संवेदनशीलता और करुणा की भावना को दिखाया गया है। इसके पीछे प्रस्तुतकर्ता का उद्देश्य दर्शकों की सहानुभूति हासिल करना है, कि दर्शक सहानुभूति हासिल करे कि देखो कितने अपाहिज व्यक्ति को लाया है व्यक्ति, मतलब न्यूज एंकर या न्यूज चैनल के प्रति सहानुभूति व्यक्त करे दर्शक, ऐसा वो चाहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे कार्यक्रम दिखाकर अपने चैनल को प्रसिद्धि दिलाना होता है, यह है। इसके लिए संयोजक उस अपाहिज की भावनाओं से खिलवाड़ करता है, इसलिए यह कहा गया है कि यह कविता मुखौटों में छिपी क्रूरता की कविता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस प्रकार में से रखा है, किस प्रकार में रखा है ना, कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति व्यवसायिक नजरिया प्रस्तुत किया है। कैसा नजरिया प्रस्तुत किया है, व्यवसायिक नजरिया प्रस्तुत किया है। और कार्यक्रम को है ना, कार्यक्रम संयोजक की स्वार्थ भावना को बताया है, कि जो कार्यक्रम संयोजक है, जिसने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, ये उसकी स्वार्थ भावना को दिखाया कि वो स्वार्थी है, कि वो तो टीआरपी लाना चाह रहा है, उसको उसकी भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, जो अपाहिज है उसकी भावनाओं से, है ना। तो संयोजक की स्वार्थ भावना को बताया है। पर्दे पर जो कार्यक्रम दिखाया जाता है उसकी कीमत समय के अनुसार तय होती है। कार्यक्रम के संयोजक को जनता की हित या पीड़ा से कोई लेना देना नहीं, कि जनता भी कितना इमोशनल हो रही है उसको देखकर, कितनी रो रही है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम को कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रसिद्धि दिलाना होता है, ये उद्देश्य उनका। संयोजक की सहानुभूति तो दिखावटी होती है, जिससे उनका कार्यक्रम सफल हो सके। वो ऊपर से दिखाते हैं, बड़ी दया दिखाते हैं ऊपर से, लेकिन अंदर तो वो कहीं ना कहीं पैसा ही कमाना चाह रहे हैं, इसलिए वो क्रूरता की कहानी है। ठीक है ना। यहां पर कवि ने संयोजक की स्वार्थ भावना को प्रकट किया है इस कविता के अंदर। ठीक है ना। तो ये हमारी थी कैमरे में बंद अपाहिज, रघुवीर सहाय के द्वारा लिखी गई। चलिए अगली कविता है उषा, 5वीं। किसके द्वारा लिखी गई है, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है ना। तो उषा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई है। ये क्या लिखा है, प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। प्रातः नीला मतलब प्रातः नभ, नभ मतलब होता है आकाश,
ठीक है ना। कब का आकाश? प्रातः, सुबह का जो आकाश है कैसा है? नीला, शंख जैसे। भोर का नभ, भोर का समय कब होता है? सुबह का समय। कौन सा समय? कि सूर्य निकलने के पहले जो उजाला रहता है ना, सूर्य नहीं निकलता लेकिन सुबह जो उजाला रहता है 5:30 पौने 6 बजे के आसपास, वो भोर का नभ होता है। राख से लिपा हुआ चौका, और वो कैसा दिख रहा है? राख से लिपा हुआ चौका, मतलब उसमें थोड़ी नमी दिख रही है। भाई सूर्य नहीं आया ना अभी, तो थोड़ी नमी रहती है उसमें वातावरण में, तो वो कैसा दिख रहा है? राख से लिपा हुआ चौका। अब ये चौका रहता है एक्चुअली चूल्हा चौका, चौके के साइड में है ना, चूल्हे के साइड में एक चौका रहता है जिसको रोज लीपा जाता था। अब तो हालांकि हमारे मॉडर्न कल्चर में किचन आ गए, लेकिन हमारे चूल्हे के साथ एक चौका होता था जो कम से कम मान के चलो इस हाइट पे रहता था, और उसको रोज लीप कर फिर उस पर खाना बनाया जाता था। तो वो जो चौका था वो राख से लिपा गया, अभी गीला पड़ा है। जैसे चौका गीला पड़ा है उसी प्रकार से अभी जो हमारा ये वायुमंडल है वो गीला पड़ा है सूर्य आने के पहले, ठीक है ना। बहुत काली सिल, जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो। काली सिल, अब ये काली सिल मतलब जो पत्थर की जो आती है, जिसको हम कह सकते हैं खरड़ भी कह सकते हैं ना, पत्थर की, लोहे की नहीं पत्थर की, उसको हम कहेंगे काली सिल। तो काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो, उसमें केसर जो है वो पीसा गया हो। स्लेट पर, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक। अब स्लेट मतलब होती है पट्टी, पहले एक्चुअली मिट्टी की पट्टी भी होती थी और चद्दर की पट्टी भी होती थी। तो स्लेट पर लाल खड़िया चौक मतलब ईंट के कलर का कोई चौक उस पर मल दिया हो, किसी ने मल दिया हो। तो जैसे सूर्य उगता है ना, तो सूर्य उगने के जस्ट पहले कैसा कलर रहता है उसका? एक ईंट जैसा, है ना, ईंट जैसा कलर या थोड़ा सा लाल कलर रहता है उसमें। तो स्लेट पर या लाल खड़िया मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, है ना, किसी का जो गोरा शरीर है वो जल के अंदर हिल रहा हो, ऐसा भी दिखता है जब सूर्य उगता है उस समय। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और जो ये उषा है, उषा मतलब भोर का समय, सुबह का समय, सूर्य उगने के जस्ट पहले वाला समय जो हमारा है वो भोर का समय होता है। तो जब सूर्य उग जाता है तो फिर उषा का जादू टूट जाता है। उषा मतलब भोर का समय का जादू, वो जो अच्छा हमें बड़ा सुहावना जो लगता है मौसम, उसका जादूनुमा जो सुहावना मौसम था उसका जादू टूट जाता है जब सूर्य उगाता है। तो ठीक है ना, ये छोटी सी कविता एक्चुअली शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई। इसके क्वेश्चन देखते हैं आईएमपी जो भी इस साल के लिए हमारे बन सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, सूर्योदय से उषा का कौन सा जादू टूट रहा है? भाई सूर्योदय हो रहा है तो उषा का कौन सा जादू टूट रहा है? तो उषा का उदय आकर्षक होता है, मतलब जो वो सूर्य उगने के पहले जो उजाला आता है ना वो बड़ा आकर्षक लगता है। तो उषा का उदय आकर्षक होता है। नीले गगन में फैलती प्रथम सफेद लाल प्रातः काल की किरणें हृदय को आनंद से भर देती है। कि जब वो सफेद कलर जो आता है सूर्य उगने के पहले वो बड़ा मनमोहक लगता है। तो लाल प्रातः, और जो सूर्य की जो किरणें नहीं आती, केवल एक रंग आता है, लाल जो रंग आता है वो उषा का समय होता है। सूर्योदय होने पर यह सुंदर प्राकृतिक दृश्य गायब हो जाता है। तो सूर्योदय से उषा का कौन सा जादू टूट रहा है? तो उषा का उदय आकर्षक होता है। नीले गगन में फैलती सफेद लाल प्रातः काल की किरणें, सफेद और प्रातः काल की लाल जो किरणें सूर्य उगने के पहले हृदय को आनंद से भर देती है किरणें, सूर्य उदय होने पर यह सुंदर प्राकृतिक दृश्य गायब हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि उषा का जादू टूट रहा है। ठीक है ना। भोर के नभ को राख से लीपा गया चौका क्यों कहा गया है? भोर के नभ को, है ना, भोर का जो नभ है, सुबह का जो आकाश है, उसको राख से लीपा हुआ चौका, कि जैसे चौके को राख से लीप दिया जाता है और उसमें नमी रहती है, उसी प्रकार आकाश को भी जैसे लीप दिया हो तो उसमें नमी रहती है। तो क्यों कहा गया है? भोर के नभ का रंग नीला होता है। भाई जो आकाश का रंग नीला होता है सुबह के समय, पर साथ ही उसमें सफेदी भी बिखरी होती है। भाई सफेद कलर भी होता है उसके साथ। इस प्रकार राख से लीपे गए चौके का रंग, है ना, रंग नीला व उसमें सफेदी का मिश्रण होता है। ठीक है ना। इस प्रकार राख से लीपे गए चौके का रंग नीला व उसमें सफेदी का मिश्रण होता है, सफेद होती है राख। यही कारण है कि कवि ने भोर के नभ को राख से लीपे गए चौके की संज्ञा दी है, कि जो भोर का नभ है, सुबह का जो आकाश है, वो राख से लीपे गए चौके के समान है। राख के ताजा लीपे चौके में नमी होती है। भाई जब चौके को लीपा जाता है तो उसमें नमी होती है थोड़ी, उसी प्रकार नभ में भी नमी होती है ना। ठीक है, उसी प्रकार, है ना। फिर सूर्य उगने के बाद में फिर जो वो नमी गायब हो जाती है सूर्य उगने के बाद।
उषा कविता में कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे की है? उषा कविता में प्रातःकालीन नभ की तुलना राख से लीपे गए चौके से की है। ठीक है ना, उषा कविता में प्रातःकालीन नभ की तुलना किससे की है? राख से लीपे गए चौके से की है, क्योंकि भोर के समय आकाश नम तथा धुंधला होता है। भाई नमी रहती है उसमें, सूर्य आने के बाद फिर वो नमी गायब हो जाती है, खत्म। चलिए अगली कविता है बादल राग, किसके द्वारा लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हो सकते हैं ना, संदर्भ प्रसंग व्याख्या के लिए जो भी हमारी कविता इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, उन कविता को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बाकी हम क्वेश्चन कर रहे हैं इनके। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? भाई यहां पे कहा है अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है? एक्चुअली ये ऐसा है कि पूंजीपति जो लोग थे उन पर हमेशा दुख की छाया मंडराती रहती थी, और जो छोटे लोग थे वो बड़े सुखी थे, क्योंकि छोटे लोगों का उस समय कुछ नहीं बिगड़ता था। पुराने अगर बात करें हम 50 साल 60 साल पहले, और पूंजीपति जो लोग थे वो क्रांति से डरते थे कि अगर छोटे लोग उनके प्रति क्रांति कर देंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाए, उनके कामकाज ठप हो जाए। तो पूंजीपति बड़े डरते थे, तो उनका जो सुख रहता था ना वो अस्थिर रहता था। कुछ समय के लिए सुखी रहते थे, फिर दुखी हो जाते जब छोटे लोग विद्रोह करते थे। तो अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया और क्यों कहा गया है? अस्थिर सुख पर दुख की छाया में दुख की छाया विनाश की आशंका को कहा गया है, कि विनाश की आशंका, विनाश होने वाला इस आशंका को कहा गया है। क्योंकि धन को चंचल कहा गया, भाई धन आज तो है कल नहीं, चंचल कहा गया, वह स्थायी नहीं होता। पूंजीपतियों के द्वारा सामान्य लोगों का शोषण किया जाता है। भाई पूंजीपति लोग थे वो सामान्य लोगों का शोषण करते थे, उनसे ज्यादा काम करवाते थे, पैसे कम देते थे, जिस कारण उनके पास पर्याप्त सुख के साधन होते थे। भाई पूंजीपति लोग थे उनके पास तो पर्याप्त साधन थे, पर जो छोटा लोग था वो दुखी थे बेचारे। सामाजिक क्रांति से वे सदैव डरते थे, वो डरते थे कहीं सामाजिक क्रांति हो गई, इन्हें आवाज उठा दी, विद्रोह कर दिया छोटे लोगों ने, तो वो हमेशा डरते थे। अतः क्रांति या विनाश की आशंका को ही सुख पर दुख की छाया बताया गया है, ठीक है ना। बादलों के आगमन से प्रकृति में कौन होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता में रेखांकित किया गया? तो बादलों के आगमन से प्रकृति में अनेक परिवर्तन होते हैं, जैसे मूसलाधार बारिश हो जाती है बादल के आने पर, गर्मी से तप रही धरती को प्यास बुझती है, ये एक परिवर्तन होता है, जमीन में दबे बीजों में अंकुरण की आशा जगती है, ये परिवर्तन होता है, छोटे पौधे विकास और उन्नति करने लगते हैं, कीचड़ में कमल खिल जाते हैं और किसानों की खेती में हरियाली आ जाती है। ये सारे परिवर्तन होते हैं जब बादल की आगमन होता है या बादल आते हैं और बरसते हैं। तो कवितावली जो हमारी है ना तुलसीदास के द्वारा लिखी गई कवितावली और लक्ष्मण ऊर्जा और रामविलास। अब इसके जो जो भी क्वेश्चन हमारे इंपोर्टेंट बन सकते हैं। कवितावली में उद्धत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ थी। भाई कवितावली जो कविता दी है उसमें आप कैसे कह सकते हैं कि तुलसीदास को उनके युग की बड़ी समझ थी कि कैसे लोग थे, कैसे वो संघर्ष कर रहे थे। कवितावली में उद्धव छंदों के आधार पर हम कह सकते हैं कि तुलसीदास को उनके युग की है ना उनके युग की आर्थिक विषमता की समझ थी। मतलब लोग आर्थिक रूप से बड़े कमजोर थे, लोगों के पास पैसा ही नहीं था, तो आर्थिक युग की बड़ी समझ थी। उन्होंने लिखा है कि लोग उनके समय में बेरोजगारी व भुखमरी की समस्या से परेशान थे, बेरोजगार थे, भुखमरी फैली हुई थी, मजदूर किसान नौकर भिखारी सभी दुखी थे। गरीबी के कारण लोग अपने संतान तक बेचने के लिए मजबूर हो जाते थे, इतने गरीब और इतनी भुखमरी थी उस समय। सभी और विवशता का वातावरण था, विवश थे लोग, उनके पास खाने के लिए नहीं था, है ना, भुखमरी थी, बेरोजगार थे सब लोग। अगला क्वेश्चन है शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? कि जब हनुमान जी संजीव लेने गए लक्ष्मण जी के लिए तो आधी रात बीत गई और सूर्य की किरणें आने वाली थी। भाई हनुमान जी सूर्य की किरणों के पहले आएंगे तो वो संजीवनी बूटी जो है वो काम करेगी। तो सारे लोग बड़े दुखी थे, सारे लोग रोने लग गए कि यार अभी भी नहीं आए, सूर्य की किरणें तो आने वाली है। और जैसे ही सूर्य की किरणें आ गई तो फिर संजीवनी बूटी का कोई मतलब नहीं रहा। तो सारे लोग बड़े जो है वो दुख में थे, करुणा में थे, रो रहे थे। लेकिन जैसे ही सूर्य की पहली किरण के पहले हनुमान जी वहां पे प्रकट हो गए तो वो जो करुण रस था वो किस में बदल गया? वीर रस में। सारे लोग रो रहे थे, वो सारे हंसने लग गए, खुशी हो गए।
तो शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव कहा गया है, क्योंकि जब लक्ष्मण मेघनाद के युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है ना, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है तो मूर्छित हो जाते हैं, और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, पूरा माहौल करुणामय हो जाता है, सब रोने लग जाते हैं, आधी रात बीत चुकी होती है, सभी हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, लेकिन जब हनुमान जी प्रातः होने से पूर्व संजीवनी बूटी का पहाड़ उठा कर ले आते हैं, तब वहां पसरा करुण रस वीर रस में परिवर्तित हो जाता है कि जितने भी लोग रो रहे थे वो सारे हंसने और उत्साहित हो जाते हैं वो। चलिए, काव्य खंड की अगली हमारी कविता है रुबाइयां। किसके द्वारा लिखी है? फिराक गोरखपुरी के द्वारा ये लिखी है। अब इसकी लाइनें बिल्कुल ध्यान से देखना, हो सकता है इसमें से अगर कोई लाइन आती है, 4 लाइन आती है, 6 लाइन आती है संदर्भ प्रसंग व्याख्या के लिए, तो हमें पहचान में आना चाहिए कि ये जो लाइन है वो किससे ली गई है? रुबाइयां से ली गई है, और इसके कवि है फिराक गोरखपुरी। देखना क्या लिखा है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, एक माँ रहती है, उसके लिए उसका बच्चा जो रहता है वो एक चांद के टुकड़े का जैसा रहता है ना। तो आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती उसे गोद भरी, हाथों में लेके उसे गोद, अपना हाथों को गोद बना लेती और फिर झुलाती वो। रह रह के हवा में जो लौका देती है, कई बार वो उछालती है हवा में, तो रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, तो बच्चा बड़ा हंस देता है जब वो उछलता है हवा में, तो ठीक है ना। नहला के झलके झलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, भाई नहलाती है, फिर उसके बाद है ना बालों को कंघी करती है। गेसु मतलब क्या है? यहाँ पे बाल है ना, बालों को कंघी करती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जो बच्चा है वो बड़े प्यार से देखता है उसकी माँ के मुंह को, जब घुटनियों में लेके पहनाती कपड़े, और अपनी घुटनियों में लेके वो उस बच्चे को कपड़े पहनाती है। कई बार ऑब्जेक्टिव में भी आया ये, जब घुटनियों में लेके क्या पहनाती है? तो कपड़े, है ना। चलिए अगली लाइन है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। दिवाली की शाम पर घर जो है वो पुत जाते हैं, घर सज जाते हैं, चीनी के खिलौने लाते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव में पहले आया है। चीनी के खिलौने लाते हैं, जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। बच्चे के छोटे छोटे घर रहते हैं, है ना, बच्चे अपने खुद के छोटे छोटे घर बनाते हैं दिवाली पर, तो उन छोटे से घर के अंदर भी वो दीपक जलाती है। आंगन में ठुनक रहा जिदियाया है बालक, तो हुई चांद पे ललचाया है। भाई बच्चे ने जिद कर ली, उसको चांद चाहिए, उसको चांद लेना है, तो दर्पण उसे देकर कह रही है, माँ देख आईने में चांद उतर आया है। तो माँ जो है उस बच्चे को समझा रही है दर्पण को दिखाकर कि देख चांद जो है वो इस दर्पण के अंदर ही है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, वो जो राखी का जो लच्छा रहता है जो बांधा जाता है उसको बिजली की चमक की तरह बता रहा है इसमें जो हमारा कवि है। घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी, कि जो बहन अपने भाई को जो राखी बांधती है और जो वो लच्छा रहता है वो एक बिजली की तरह चमक रहा है, ठीक है ना। ये छोटी सी पोएम रुबाइयां लिखी गई है फिराक गोरखपुरी के द्वारा। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलिए प्रश्नोत्तर देखते हैं। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाह रहा है? क्या कर रहा है वो? राखी के लच्छे को एक बिजली की चमक की तरह बता रहा है। इससे क्या बता रहा है वो? तो शायर ने राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहा है। ये क्वेश्चन में से आ गया कि शायर ने बिजली की, है ना, लच्छे को किसकी तरह बताया है? बिजली जो चमकती है बादलों के अंदर, उस बिजली की तरह बताया है। कवि का तात्पर्य है कि जिस प्रकार काले बादलों के बीच बिजली चमकती है ना, चमकती बिजली आकर्षक लगती है, भाई काले बादलों में जो बिजली चमकती है वो बड़ी आकर्षक लगती है, उसी प्रकार भाइयों की कलाई पर बहनों द्वारा बांधी गई राखी भी मनमोहक लगती है। कि बादलों के अंदर जिस प्रकार से जितनी सुंदर बिजली लगती है उतनी ही सुंदर वो जो लच्छा रहता है जो भाइयों के कलाई पर बांधा जाता है वो लगता है। इसमें भाई बहन के अटूट बंधन को बताया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता, इस पर टिप्पणी करो। गोदी का चांद कौन सा है? माँ के लिए अपना एक जो छोटा सा बेटा रहता है उसका एक बच्चा रहता है, वो उसका गोदी का चांद रहता है, और गगन का चांद जो चंद्रमा होता है। टिप्पणी करो इस पर। तो गोदी का चांद यानी बच्चा किसी भी माँ को सबसे सुंदर वस्तु लगता है अपने, है ना, माँ के लिए उसका बच्चा जो है वो सबसे सुंदर होता है।
आकाश के चांद के साथ भी उसके बच्चे की तुलना माँ को बेमानी लगती है। अगर वो आकाश के चांद के साथ भी उसके बच्चे की अगर तुलना करे तो कहीं ना कहीं उसका बच्चा ही उसको अच्छा लगता है, ठीक है ना। माँ मानती है कि चांद में दाग धब्बे होने के कारण सुंदरता के मामले में उसका बच्चा ज्यादा सुंदर है, कि चांद से भी उसका बच्चा ज्यादा सुंदर है। दूसरी ओर गगन का चांद बच्चे का खिलौना है, वो तो खिलौना भी बन सकता है उसका, वह उसे देखकर उसे लेने की जिद करता है, और जो बच्चा है वो उस चंद्रमा को लेने की जिद करता है, लेकिन माँ क्या करती है, उसको एक आईने में चंद्रमा को दिखाकर उसको समझाती है, ठीक है ना। चलिए, काव्य खंड की आखिरी कविता छोटा मेरा खेत किसके द्वारा लिखी गई है? उमा शंकर जोशी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। देखना क्या लिखा उन्होंने, छोटा मेरा खेत चौकोना। अब यहाँ पे एक्चुअली तुलना की गई है कि कवि के पास क्या होता है, कागज होता है, तो उसका जो कागज का टुकड़ा होता है वो किसान के खेत के जैसा होता है। तो किसान अपने खेत के अंदर बुआई करता है बीजों की, फिर उसको सिंचित करता है पानी से, फिर फसल उगती है। तो इसी प्रकार यहाँ पे कवि कहता है कि उसका जो चौकोर आकार का जो पेज है, उसके पास एक पन्ना है, उस पर वो शब्दों की बुआई करता है, और शब्दों की बुआई करने पर वो आगे जाकर उसकी फसल काटता है, क्योंकि कुछ समय के बाद में जो कविता लिखता है वो कविता जो है वो अनंत तक जाती है या कई सारे पाठकों तक जाती है, ठीक है ना। तो वो भी एक तरह से एक बीज के समान जो फसल बनती है, तो हमारी कविता जैसे मान लिया जाए कि जो कवि के द्वारा लिखी जाती है वो भी एक फसल के समान है जो अनंत तक काटता रहता है। किसान तो एक बार ही उस फसल को काटता है, लेकिन कवि जो है वो हमेशा के लिए उस फसल को काटता रहता है, क्योंकि उसकी जो कविता है उसने जो लिखी है वो कई सारे पाठकों के पास जाती है। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कागज का एक पन्ना उसका खेत मान लिया उसने। कोई अंधड़ कहीं से आया, अब यहाँ पे अंधड़ मतलब एक विचार या भावना, कि उसको बड़ी भावनाएं आई कविता लिखने की, और उसमें जो आवेग आया कविताएं लिखने का, तो उसने बैठकर कविताएं लिख दी। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज का वहां बोया गया, तो क्षण में उसने उसको बीज को बो दिया, कि जैसे उसको विचार आया, भावनाएं आई उसके अंदर, वो लिखने बैठ गया और उसने बो दिया। कल्पना के रसायनों को पी के, भाई कैसे लिखेगा, कल्पनाएं करेगा ना, कल्पनाओं के रसायन को पीकर बीज गल गया निशेष। बीज गल गया मतलब जैसे बीज गल के फिर वो उसमें से पौधा आता है, उसी प्रकार से कविता भी जो है वो कल्पना के रसायन करके उसने बीज बोया। शब्दों के अंकुर फूटे, शब्द रूपी अंकुर फूटे उसमें से, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। झूमने लगे फल, फल लगने लगे उसमें, रस अलौकिक, और अलौकिक रस आया। अमृत धाराएं फूटती है, अमृत धाराएं बहने लगी, पाठकों को बड़ा रस आने लगा उसमें, तो अमृत धाराएं। रूपाई क्षण की, और उसको बोने में कितना समय लगा, क्षण भर केवल, कि उसने लिख दी। और कटाई कब तक की, अनंत तक की, जब तक वो कविता चलती है, चलती जाती है पाठकों के पास, है ना, तो कटाई अनंत तक की। लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, भाई कोई लूटना भी चाहे तो लूट भी नहीं सकता, अगर लूटेगा तो फिर उसके पास भी चली जाएगी तो और बढ़ेगी, है ना। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना, कि मेरा जो छोटा खेत है चौकोना कागज का पन्ना, वो रस का अक्षय पात्र है, वो अमृत धाराएं बहती उसमें से, ठीक है ना। ये उमा शंकर जोशी के द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कविता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी कविता और दी है इन्होंने, बगुलों के पंख, पर चांसेस यदि मान लिया जाए एक संदर्भ प्रसंग के लिए अगर आते हैं तो उसमें से आने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है ना। क्या दिया इन्हें, नभ में पाती पाती बंधे, नभ में पाती है ना, नभ में पाती बंधे बुगलों के पंख, चुराए लिए जाती वो मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया। वो बगलों को देख के बड़ा आनंदित होता है। तैरती सांझ की सचेत श्वेत काया, होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती पाती के बगलों की आंखें। वो बगलों को देखकर बड़ा आनंदित होता है, ठीक है ना। तो ज्यादा जो चांसेस हमारे संदर्भ प्रसंग के लिए जो बनते हैं, तो हमने जितनी भी अभी कविताएं पढ़ी हैं, तो उन कविताओं की लाइनों को बिल्कुल ध्यान से एक बार आप जब भी आपने उसको देखा वीडियो को, तो बिल्कुल ध्यान से देखना कि अगर कोई लाइन उसमें से आती है तो हमें संदर्भ प्रसंग और व्याख्या, ठीक है ना, ये लिखने के लिए हमें संदर्भ में आवश्यकता पड़ती है किसकी, कि भाई किस कविता से ली गई है, आत्म परिचय से ली गई है, कि पतंग से ली गई है, कि अपाइज है ना, कैमरे में बंद अपाइज से ली गई है। ये हमारे काव्य खंड की आखिरी कविता छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख, ठीक है ना। चलिए इस कविता के प्रश्नोत्तर लेते हैं। कविता 9 आखिरी कविता हमारे काव्य खंड की किनके द्वारा लिखी गई है, उमा शंकर जोशी के द्वारा लिखी गई है, छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख।
चलिए इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस साल के लिए जो हो सकते हैं, पहला क्वेश्चन है छोटे चौखाने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है। मतलब एक कागज का जो पन्ना है वो एक छोटे खेत के किसान का एक छोटा खेत रहता है, उस खेत के समान जो कवि अपना कागज का पन्ना मानता है, ठीक है ना। तो अपने कागज के पन्ने को एक खेत के समान वो क्यों मानता है, तो छोटे चौखाने खेत को कागज का पन्ना कहने से कवि का तात्पर्य है कि कवि अपने कागज को ही किसी किसान के चौकोर खेत के समान ही मानता है, कि जो कवि के पास जो कागज का एक पन्ना है उसको एक किसान के खेत से तुलना करता है वो, कि वो किसान का जिस प्रकार से एक चौकोर खेत रहता है उसी प्रकार से उसके पास जो कागज का पन्ना है वो भी उसका एक खेत की तरह है, वो उसका खेत है, वो किसान का खेत है, और ये कागज का पन्ना जो है वो एक कवि का खेत है। जिस प्रकार कोई किसान अपने खेत में बीज की बुआई करता है, भाई अनाज बोता है, उसके अंदर उस पर कड़ी मेहनत के एक साथ फसल उगाता है, अनाज बोता है, कड़ी मेहनत करता है, फसल उगती है। इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार कवि भी अपने चौकोर कागज रूपी खेत पर, अब ये चौकोर रूपी जो कागज है वो खेत है उसका, उस खेत पर क्या करता है, वो खेत पर विचार बीज है ना, विचार रूपी बीज, विचार का बीज बोता है वो, बोकर तथा कल्पना रूपी खाद पानी देकर, और कल्पनाओं का खाद, भाई विचार करेगा, कल्पनाएं आएंगी कई सारी है ना, कल्पनाओं के द्वारा फिर वो लिखेगा, तो कल्पना रूपी खाद पानी देकर उस पर एक उत्तम साहित्य कृति को जन्म देगा, मतलब एक अच्छी कविता लिखेगा, ऐसा कह दे उसको कि क्या करेगा वो, बीज बोकर कल्पना रूपी खाद पानी देकर कल्पनाएं कर कर एक अच्छी कविता का सृजन करेगा, एक अच्छी कविता लिखेगा, यह साहित्य कृति को जन्म देगा, जो याद हो जाए। दूसरा प्रश्न है रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है। अब यहाँ पे अंधड़ क्या है, आवेग की आंधी, जैसे कविता कब लिखी जाती है कवि के द्वारा, उसके अंदर भावनाएं आती है कई सारी, प्रकृति के लिए, झरनों के लिए, पेड़ों के लिए, जंगलों के लिए, जो भी भावनाएं आती है वो भावना अपने कागज के ऊपर उकेरता है वो। तो देखो अंधड़ मतलब आवेग का भावना है, मतलब भावनाएं आना, तो रचना के संदर्भ में अंधड़ का अर्थ भावनात्मक आवेग, अंधड़ मतलब क्या, भावनात्मक आवेग, कई सारी भावनाएं आती है उसके अंदर, और बीज का अर्थ है विचार, कि भावनाएं आएंगे फिर विचार आएगा, फिर वो एक अच्छी कृति को लिखेगा, एक अच्छी रचना को लिखेगा, एक अच्छी कविता को लिखेगा। तो क्या हो गया यहाँ पे, आवेग की आंधी में बीज का अर्थ है विचार और अभिव्यक्ति, कि वो आवेग आएंगे, वो भावनाएं आएंगी, तो वो एक विचार आएगा उसके मन के अंदर और वो अभिव्यक्ति करेगा, कहेगा। कवि का मानना है कि भावनात्मक आवेग से कवि के मन में एक विचार उदित होता है, कि भावनाएं आती है तो फिर उसको एक विचार आएगा, इसमें कल्पना की उड़ान भर के, अब विचार आया तो फिर वो कल्पनाएं करने लगा, कई सारी कल्पनाएं करेगा, तो विचार के द्वारा वो कल्पनाएं करेगा, तो इसमें कल्पना की उड़ान भरकर कवि एक काव्य का सृजन करता है ना, कवि एक काव्य रचना का सृजन करता है, या कवि एक अच्छी कविता लिखता है कल्पनाएं करके, ठीक है ना। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन काव्य खंड का, जितनी भी कविताएं हमने पढ़ी, तो इसमें से आपको क्या आएगा, एक तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य के लिए कोई भी 4 लाइन आएगी कविता की, दूसरा कोई भी प्रश्न आ सकता है कविता से, और तीसरा इसी में से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव मिक्स में से आएगा, जो 32 मार्क्स के हमारे जो ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो इसी में से किसी न किसी में से कोई ऑब्जेक्टिव बन सकता है। 3 चीजें आती है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। एक तो क्या है, संदर्भ प्रसंग के लिए हमें कोई भी कविता की कोई भी 4 लाइन दे दे, फिर दूसरा प्रश्न आते हैं, और तीसरा हमारे ऑब्जेक्टिव इसमें से कोई भी बन सकते हैं। इतना आप अच्छे से तैयार करें। ओके, सी यू।